हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और हिंदी क्षितिज भाग 2 जो है उसका पाठ है 17वां। और उस पाठ के लेखक हैं भरत आनंद कौशल्यान और उनका एक निबंध है, उस निबंध का नाम है संस्कृति। निबंध का नाम है संस्कृति। और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले कि जो पुरानी पुस्तकें, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो पुरानी पुस्तकें हैं या और राज्यों की जो पुस्तकें हैं उसमें पाठ 17 पर है ये। लेकिन जो नई प्रिंट हुई है, अभी जो नई पुस्तकें प्रिंट हुई है मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसमें पाठ 12 पर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पाठ 12 लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। उससे फिर एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। विषय से संबंधित कोई भी समस्या होने पर या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। मैं आपको पहले बता दिया कि पाठ 12वां है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका उत्तर। क्योंकि इन शब्दों का उपयोग बहुत अधिक होता है ना। और ये जो शब्द है सभ्यता और संस्कृति, इनका क्या होता है, इनका उपयोग जो है बहुत अधिक होता है और वो भी किसी एक अर्थ में नहीं होता, ठीक है ना। और इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे विशेषण, अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, है ना। तो जो समझ बन पाती वो भी बदल जाती, क्योंकि हर बार इनके नए नए विशेषण लगते, तो जो समझ बन पाती वो भी बदल जाती। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आग की खोज जो है वो एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। आग की खोज को हम बहुत बड़ी खोज क्यों मानते हैं और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो आग की खोज को हम बहुत बड़ी खोज क्यों मानते हैं, इसका उत्तर देखेंगे कि जब आग की खोज हुई होगी ना, जिस समय भी आग की खोज हुई होगी उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ था, है ना। उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ था और इसी कारण उस समय के अनुसार जब बुद्धि शक्ति का विकास नहीं हुआ तो इस कारण से उस समय के अनुसार ये खोज अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी थी ये खोज। और रोशनी की आवश्यकता, एक तो इसके क्या कारण थे, इसके पीछे प्रश्न एक तो ये हो गया कि ये बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इसका उत्तर ये हो गया, जब आग की खोज हुई होगी तो उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ था, इसी कारण उस समय के अनुसार ये खोज अपने आप में बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। एक प्रश्न को उत्तर, इसी प्रश्न में 2 प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न छुपे हैं। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न है कि इसी प्रश्न के अंदर इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो इसका उत्तर यह है कि रोशनी की आवश्यकता एवं भोजन पकाना, ये 2 कारण जो है, ये 2 बातें आग के आविष्कार की मुख्य स्रोत रही होंगी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, देखते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसने अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर मनुष्य के कल्याण के लिए किसी नए तथ्य या वस्तु का आविष्कार किया, है ना। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वो क्या था, संस्कृत मानव था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? जब न्यूटन को हम संस्कृत मानव कहते हैं तो उसको संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। ऐसा क्यों है? तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की। उसने क्या किया? एक ऐसे रहस्य की खोज की, उस रहस्य का नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी है ना, भले ही इस विषय पर और ज्यादा जानकारी आज के मनुष्य के पास है, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी, क्योंकि न्यूटन ने तो उसका आविष्कार किया था। भले आज लोग उस क्षेत्र में और ज्यादा जानते हैं, वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वे जो लोग हैं जो इसमें जानते हैं, वो केवल न्यूटन ने जो जानकारी दी उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो लोग सभ्य तो हैं, लेकिन न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं है। क्योंकि संस्कृत का मतलब यही है कि किसी नई वस्तु या तथ्य की खोज करना। यदि हम उस नए तथ्य या वस्तु की खोज न करके केवल उसी को आगे बढ़ाएं, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाएं, उसकी और उन्नति करें, तो हम सभ्य तो कहला सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं। संस्कृत कहलाने के लिए किसी नए तथ्य या वस्तु का आविष्कार या खोज करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? अब कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, या ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य था, या फिर कौन सी आवश्यकता थी जिसके लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो देखते हैं, निम्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी आवश्यकता थी जिसके लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो हमने आवश्यकताएं देखी। देखो, सुई धागे का आविष्कार, सुई धागे का जो आविष्कार है वह सर्दियों में, है ना, जो शरीर को ढकने, है ना, एक तो शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। क्योंकि सुई धागे से कपड़े सिलते, तो सर्दियों में, है ना, ठंड से बचने के लिए और अपने शरीर को ढकने के लिए, है ना, सिलाई करने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए सुई धागे की आवश्यकता हुई और इसी उद्देश्य से उसका आविष्कार हुआ होगा। अब दूसरा है पॉइंट, आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस होगी। समय के साथ साथ धीरे धीरे जब समाज ने उन्नति की तो धीरे धीरे अपने शरीर की सजावट पर ध्यान देने लगे लोग, और समय के साथ शरीर की सजावट की जरूरत महसूस हुई होगी। इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को, है ना, जब नए कपड़े बनने लगे तो दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए भी सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और भी अन्य बहुत सारे कारण है सुई धागे का, लेकिन प्रश्न जो है हमारा उत्तर जो 2 अंक का है, इसीलिए उसी आधार पर मैंने इसका उत्तर तैयार किया है। और बाकी जिन प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख पाया, तो आप नीचे जो मेरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो जो आप देख रहे हैं उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे आप चाहें तो पूरा जो है सारे प्रश्नों के उत्तर वहां भी देख सकते हैं। और मैंने जो भी महत्वपूर्ण मुझे परीक्षा के अनुसार लगे वो मैंने आपके सामने लिख दिए। और हमारा जो हिंदी क्षितिज भाग 2 में 2 भाग थे, गद्य और पद्य। तो हमने पद्य के बाद जब हम गद्य पढ़ने लगे तो गद्य का अंतिम पाठ है। इसके बाद हम जो नई पुस्तक है कृतिका, उसके प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।